क्लास एंड वेलकम टू द कोर्स। ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है फिजिकल केमिस्ट्री की एंड इसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे CSIR, नेट, गेट, IIT JAM, टिफर, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है, कॉलेज कैडर, मास्टर कैडर, किसी भी टाइप का कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपको केमिकल काइनेटिक्स से वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की तो आई विल बी जस्ट गिविंग अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग कि हमें इस यूनिट में क्या क्या कवर करना है। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द यूनिट। ओके, सो सबसे पहले बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज यूज्ड टू स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या वर्ड मैंने यूज किया? केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिससे हम किसी भी रिएक्शन के रेट की बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट की या उसके यू कैन से उसके स्पीड की बात करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन का रेट स्टडी करने की? तो इसके पीछे देखो, एवरीथिंग वी आर स्टडिंग इन केमिस्ट्री, उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी जो थ्योरम्स आई या कुछ भी जो डेरिवेशंस हैं, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। तो काइनेटिक्स के पीछे पर्पस क्या था? काइनेटिक्स को डिराइव या काइनेटिक्स को स्टडी करने से पहले हमारे पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स क्या एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें ये बताती है जिसकी कोई भी रिएक्शन है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको मिक्स किया यू गेट H2O गैस। आपको क्या मिक्स करके क्या मिल रही है? H2O गैस। अब आप रूम में, अपने इस रूम में मैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर दूँ तो मुझे मिक्स करके वाटर नहीं मिलेगा। तो थर्मोडाइनमिक हमें ये बताती है कि ये रिएक्शन किस कंडीशन के अंदर फिजिबल होगी, कब ये रिएक्शन फिजिबल होगी, कब हम इसको कैरी आउट कर सकते हैं और कब नहीं। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस को थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट किया गया कि वो फिजिबल है या नहीं। इन्हीं रिएक्शंस में एक बहुत ही वी कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शन आई, दैट वाज डायमंड एंड ग्रेफाइट, द कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। डायमंड क्या है हमारे पास? दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड किससे मिलके बना है? कार्बन से। ग्रेफाइट किससे मिलके बना है? कार्बन से। तो इट वाज इनिशियली ऑब्जर्व, इट वाज इनिशियली स्टेटेड थर्मोडायनेमिकली कि अगर आपके पास डायमंड है ना, आपने उसको रूम में रखा है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा ग्रेफाइट में, दैट इज फिजिबल, मतलब वो पॉसिबल है उसका कन्वर्जन। तो बट क्या आपने कभी देखा है कि आपके हाथ में जो डायमंड रिंग है, अगर आपके हाथ में रिंग है, यू कैन चेक कि क्या ऐसा है कि आप रात को वो रिंग डाल के सोए हो, कल सुबह उठ के वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाए? नहीं है ना। बट थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला कि डायमंड का कन्वर्जन है जो वो ग्रेफाइट में पॉसिबल है। तो अब यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी काइनेटिक्स की, क्योंकि काइनेटिक्स से फिर ये रिजल्ट डिराइव किया गया कि येस इट इज़ करेक्ट कि डायमंड का जो कन्वर्जन है ग्रेफाइट में बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज, ये जो कन्वर्जन है उसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, उसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कन्वर्जन हो रही है तो उसके स्पॉन्टेनियस होने का, उसके फिजिबल होने का फ़ायदा ही क्या, जब उसको ख़त्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। सो काइनेटिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज थर्मोडायनेमिकली रिएक्शंस बहुत सारी फिजिबल है, बट काइनेटिक्स से हमें ये पता चलता है कि वो रिएक्शन कुछ मिनट्स में होगी, कुछ सेकेंड्स में होगी, कुछ आवर्स में होगी, या इट विल टेक some years to take place. Okay, so throughout the unit I'll be repeating the same term again and again, that is the rate of the reaction. बार बार हम बात करेंगे rate of the reaction कैसे किस पे डिपेंड कर रही है। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि जब हमें स्पीड देखनी होती है, जब भी हमें क्या होता है किसी रिएक्शन की स्पीड देखनी है, फास्ट है, स्लो है, then we will move to the kinetic part of the physical chemistry. Okay, so talking about the topics जो हम पढ़ेंगे kinetics में, I'll be giving you a brief introduction कि हम पूरी यूनिट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, then I'll start the course. Okay, okay, सो टॉकिंग अबाउट काइनेटिक्स, इसमें हम ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे
रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑब्वियसली काइनेटिक्स की बात है तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही स्टडी करेंगे कि रिएक्शन की रेट हम फाइंड कैसे करते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि हाँ हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन की किस स्पीड से हो रही है, तो हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसमें हम डिफरेंट टाइप की रेट्स पढ़ेंगे, जैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे, फिर वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज रेट, इनिशियल रेट, ऐसे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। मान लो कि आपको रिएक्शन की रेट पता चल गई, बट जो आपकी डिजायर्ड रेट है, आपको रिएक्शन फास्ट चाहिए थी और रिएक्शन स्लो हो रही है, तो आपको चाहिए उसकी स्पीड बढ़ाना। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाने में। जैसे कभी आप कंसंट्रेशन बढ़ानी है, कम करनी है, टेम्परेचर बढ़ा के आप रिएक्शन की रेट बढ़ा सकते हैं। कैटलिस्ट सुना होगा आपने, कैटलिस्ट स्टार्ट करके हम रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज फैक्टर्स इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि बस दिस इज अबाउट इट, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फैक्टर इन द थ्योरी कंसर्न्ड विद एवरी फैक्टर, ओके। उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है, द रिएक्शन दैट अकर इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब जैसे ए है, ए का बन गया बी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ए चेंजेस टू बी, बी चेंजेस टू सी। फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे क्या मिल रहा है, ए चेंजेस टू सी, लेकिन वो एक स्टेप में नहीं मिल रहा, एक से ज्यादा स्टेप्स में मिल रहा है। सो दैट कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये जो दो टर्म्स है, ये ऐसी टर्म्स है कि आपको एक बार ये पता चल जाएगा तभी ये टर्म्स आप अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो। सो इसके बारे में वी विल बी डिस्कस ऑन लेटर। उसके बाद है रेट लो। रेट लो क्या है कि कैसे रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसके लिए हमारे पास एक लो है। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हेयर वी विल बी स्टडिंग डिफरेंस। फिर यहाँ पे हम पता चला हमें ऑर्डर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। आफ्टर दैट वी हैव अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें से टेम्परेचर एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से रेट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अर्हेनियस थ्योरी हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। हम क्या स्टडी करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। कुछ और भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कोलिजन थ्योरी। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कोलिजन ऐसा नहीं है कि उनका कुछ भी टाइप का कोलिजन हो सकता है। देयर माइट बी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एंड मतलब कुछ एक फिक्स ओरिएंटेशन या एक फिक्स प्रॉपर ज्योमेट्री में ही वो अगर कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कोलाइड करेंगे और वापस ही ऐसे आ जाएंगे। सो दैट फैक्टर वी विल बी डिस्कसिंग अंडर कोलिजन थ्योरी, ओके। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग आज के लेक्चर में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन पार्ट ओनली। इसमें हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी कैसे है, ओके ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, हमारे पास क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेट्स सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है, दैट इज A चेंजेस टू B। ये रिएक्शन है, क्या हो रहा है, A से B बन रहा है। आपको ना इसकी स्पीड पता करनी है। अभी आप किसी कार में जा रहे हो, कार की आपको स्पीड पता करने के लिए आप कहाँ से, वो जो उसमें स्पीडोमीटर है आप उससे पता कर सकते हो कि कार इज ड्राइविंग 60 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर, उससे पता चल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, लेट्स सपोज कोई पर्सन बैक सीट पे बैठा है, बैक सीट पे उसको स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा है ना, तो उसको भी ऐसा तो नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा कि कार किस स्पीड से चल रही है। ऑब्वियसली उसको भी पता चलेगा कि कार, वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता पाएगा, बट वो ये तो बता सकते हैं कि कार फास्ट है या स्लो है। सो सेम लाइक दैट, रेट ऑफ द रिएक्शन में हम एक तो एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे कि हाँ दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे मैंने वहाँ आपको बताई 60-70 माइल्स पर आवर, यहाँ पे आपको मैं रेट ऑफ द रिएक्शन बताऊंगी, लाइक एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू। साथ में क्या हो सकता है, आप देख के भी तो पता कर सकते हो। देख के कैसे, लेट्स सपोज A इज चेंजिंग टू B, रिएक्शन ना अभी स्टार्ट हुई, जस्ट स्टार्ट हुई, तो आपके पास रिएक्शन में सिर्फ A पड़ा हुआ था।
जैसे ही 2 मिनट हुए, 2 मिनट बाद आपको दिख रहा है कि हाँ अब उसमें रिएक्शन में बी बहुत ज़्यादा है, ए बहुत कम रह गया। तो जब इतनी जल्दी बी बन रहा है तो इससे मुझे बहुत इजीली पता चला कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। ओके, और अगर कुछ रिएक्शन ऐसी आपने कल भी आके देखा तब भी उसमें आपको मैक्सिमम ए ही दिख रहा है, बी तो बिल्कुल थोड़ा सा है, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि वो रिएक्शन कैसी है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। ओके, सो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन द concentration of the reaction per unit time of the reactant, change in the concentration of the reactant or the products per unit time. So if I have this reaction A changes to B, अगर मुझे इसका रेट बताना है तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन डीए लगा दिया और पर यूनिट टाइम में मैंने क्या लगा दिया, डीटी। और अगर जरूरी थोड़ी है रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही बता सकते हैं, प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू भी बता सकते हैं। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to time that gives the rate of the reaction। अभी भी कहानियाँ खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब A B में बन रहा है तो दोनों में हम सेम साइन नहीं लगा सकते। B यहाँ पे क्या हो रहा है, B बन रहा है, B की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके आगे अगर हम प्लस साइन लगाएंगे तो जितना B बनेगा उतना ही A डिकम्पोज होगा, तो A के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको ये देखना है कि कंसंट्रेशन चेंज कैसे हुई, कितनी देर में हुई, दोनों को डिवाइड कर दिया, यू विल गेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सिंपल प्रोडक्ट है, कितनी कंसंट्रेशन पहले थी, कितनी अब बनी, दोनों को माइनस कर दिया, डीए आ गया, कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया, यू विल गेट योर आंसर। डोंट वरी, वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको जो मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने रेट वर्ड यूज किया, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन का चेंज यूज किया, वो चीज़ों से आप यूज टू हो जाओगे अगर आज के लेक्चर में, तो आपको काइनेटिक्स बहुत ही इजी लगेगी। ओके, सो आफ्टर दैट दिस इज द वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। और हमारे पास इसके बिना क्या है, ओके, सो अब रेट आपको पता चल गया। आपको रेट से ना ये पता चल गया कि हाँ रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। उसके बेसिस पे, रेट ऑफ द रिएक्शन के बेसिस पे हम जनरली रिएक्शंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। रिएक्शन को हम 3 टाइप में क्लासिफाई, कौन सा? कुछ रिएक्शंस होती है हमारे पास वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड कुछ रिएक्शंस है हमारे पास दोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपके पास है वेरी फास्ट का मतलब क्या है? मतलब तो नाम से पढ़ के ही पता चल रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत फास्ट चल रहा है। आपको एक यहाँ से लेट्स सपोज मोहाली जाना है और आप बहुत फास्ट चल रहे हो, अगर बहुत फास्ट चल रहे हो मतलब आपकी रेट फास्ट है, सो दैट अगर वैसे ही रिएक्शन को ए से बी तक जाना है तो अगर वो बहुत ही फास्ट पहुंच रही है तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन वो है जो बहुत ही जल्दी हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली दीज अकर्स इन अ टाइम लिमिट ऑफ दिस मच सेकेंड, 10 रेज़ टू पावर -4 से 10 रेज़ टू पावर -6 सेकेंड के अंदर रिएक्शन हो जाती है। तो सोच के देखो ऐसा क्या एग्जाम्पल आपके, आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट हमेशा ना वीडियो को एक बार पॉज करके सोच लिया करो कि लाइक हाँ इफ आई एम सेइंग वेरी फास्ट रिएक्शन, तो क्या आपने कभी कोई वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ी है तो देन थिंक इन योर माइंड कि हाँ मुझे ये चीज़ पहले से आती है, तो अगर वो पहले से आता है तो आपको उसको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो वेरी फास्ट रिएक्शंस में हमारे पास बेसिकली कौन सी रिएक्शंस आती हैं? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन कैसे? जैसे आपने NaOH लिया, उसमें HCl डाला, क्या होता है? ये फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये भी फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगा, एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट विद इन नो टाइम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत ही जल्दी हो रही है। लास्ट में इधर क्या है हमारे पास? वेरी स्लो रिएक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। बहुत ज़्यादा स्लो में ये नहीं बोल सकते कि 1 घंटे 2 घंटे, दीज टेक्स मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट।
इनको होने में मंथ्स या ईयर्स लग जाते हैं। ऐसी रिएक्शंस हमारे पास आती है कौन सी कैटेगरी में, वेरी स्लो रिएक्शंस में। और वेरी स्लो रिएक्शन का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्ट, लोहे को जंग लगता देखा है ना, ऐसा तो नहीं आज लोहा रखा कल जंग लग जाएगा, नहीं ना, इट टेक समटाइम मंथ्स और समटाइम ईयर्स, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। सो इसलिए ये आता है हमारे पास एग्जाम्पल वेरी स्लो रिएक्शंस में। अब मैंने आपको ना दो टाइप की रिएक्शंस बता दी, कुछ है वेरी फास्ट, हमारा मेन पर्पस हमें नहीं भूलना, वो तो क्या है, रिएक्शन की रेट निकालना। तो अगर मुझे रिएक्शन की रेट निकालनी है तो बहुत फास्ट का मतलब सोचो कितने टाइम में, 0.0001 सेकेंड में रिएक्शन हो भी रही है, तो इसमें आप रेट निकाल के क्या करोगे, है ना। बिकॉज एक तो आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा ना वो चाहिए, लाइक बहुत ही रिफाइंड से इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेरी फास्ट रिएक्शंस। ओके, सो ये जो दोनों हम पढ़ रहे हैं ना, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन, कोई ईयर्स में हो रही है और कोई सेकंड भी, एक सेकंड का टाइम भी नहीं ले रही। एक तो पहली बात, इनको पढ़ने के लिए दे हैव नो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मतलब उस वे से हमें इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें इसको फास्ट कराने की जरूरत है बिकॉज वो खुद से ही बहुत फास्ट है। ओके, सो इन दोनों रिएक्शंस को, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस को काइनेटिक्स में हम स्टडी नहीं करते, अगर करेंगे भी तो इसको बहुत एडवांस मेथड चाहिए। वेरी फास्ट रिएक्शंस को हम पढ़ सकते हैं कुछ मेथड से, जैसे कि है हमारे पास टेम्परेचर जंप मेथड, वी हैव टेम्परेचर जंप मेथड एंड वी हैव वेरियस अदर मेथड्स। तो उनको ना पढ़ने के लिए बहुत एडवांस से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए एंड दैट डजंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, जो बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है, एक मॉडरेट सी स्पीड है। ऐसी रिएक्शंस आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी जितने भी हम लोग इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, PCl5 है, PCl5 का डिसोसिएशन इन PCl3 और Cl2, दिस इज अ मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, इट विल टेक सम मिनट्स और सम आवर्स टू कंप्लीट। ओके, और हमारे पास क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन, N2+H2 चेंजेस टू NH3, बैलेंस, यू कैन बैलेंस आउट द रिएक्शंस, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2+3, और N2O4 की डिसोसिएशन हो रही है 2NO2 में। ये सारी की सारी रिएक्शंस हमारे पास होंगी मॉडरेट रिएक्शंस। और जब हम काइनेटिक स्टडी करते हैं सो वी विल बी डीलिंग विद दिस पार्ट ओनली, ये और ये पार्ट स्टडी नहीं करना है बिकॉज वो काइनेटिकली स्टडी करना दैट विल बी ऑफ नो बेनिफिट। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट रिएक्शन का, जिसमें बार बार आपको यही रिएक्शंस देखने को मिलेगी। ओके, सो अभी हम बात करें रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो हम डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ सकते हैं। मतलब आपको ना एग्जाम में बहुत क्लियरली मेंशन होगा, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट, कैलकुलेट द इनिशियल रेट। तो आपको मेंशन तो है, बट है क्या ये चीज़ें, एवरेज रेट क्या है, इनिशियल रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की रेट ऑफ द रिएक्शन है जो हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज एवरेज रेट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो काइनेटिकली या केमिकल रिएक्शंस पे इसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, लाइक वी विल डील एवरीथिंग विद डेली लाइफ। तो अगर लेट्स सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते करते ऐसा तो है नहीं आप हमेशा ही सेम स्पीड से चलोगे, कभी वो स्पीड 40 होगी, ट्रैफिक मिल जाएगा तो 20 हो जाएगी, और अगर बिल्कुल हाईवे है तो 60-80 भी हो जाएगी, है ना। सो यू कैन नॉट से कि पूरा टाइम में एक ही स्पीड से चल सकते हो। तो सेम लाइक दैट हमें क्या करना है, अब आप डिफरेंट स्पीड से आ गए किसी जगह पे, वहाँ पे जाके आपसे पूछा गया आपने कार किस स्पीड से ड्राइव की थी, तो अगर आप पहले 50 चल रहे थे, 70 चल रहे थे, तो यू विल से कि आई ड्राइव नियर अराउंड 60 की स्पीड से मैंने ड्राइव करी, है ना। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, रिएक्शन की रेट हमेशा तो सेम रहेगी नहीं, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फास्ट होगी, धीरे धीरे रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करती जाएगी। तो अगर मुझे क्या करना है, पूरे जर्नी के लिए रिएक्टेंट जब तक स्टार्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में बनना और लास्ट तक पूरी जर्नी के लिए जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन निकालूं एवरेज करके, दैट इज सिंपली नोन एज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो निकालना कैसे है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की डिफाइन कैसे हो गई,
जो पूरे के पूरे रिएक्शन के लिए आप एक एवरेज वैल्यू निकालते हो स्पीड की, दैट इज द एवरेज रेट। उसको निकालने का मेथड क्या है, बिकॉज हमारे पास तो फिजिकल में एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है। देखो ये हमारे पास ना ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं फिजिकल से, तो ग्राफ हमेशा ग्राफ पे होल्ड अच्छी रखनी है। ग्राफ की ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। टाइम के साथ लेट्स सपोज मेरी कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ऐसे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज कर रही है। आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप। कैसे, मान लो ना आपको ये हुआ, ये पूछा गया कि रिएक्शन जब आपको घर से निकले 5 मिनट हो गए थे और जब आपको क्या हुआ 15 मिनट्स हुए, इनके बीच में एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, इसको इधर वाली एक्सिस पे ज्वाइन कर लोगे और इसको भी इधर वाली एक्सिस पे ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो अब आपको अगर रेट निकालना है, रेट इज व्हाट, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया C1 और इसको नाम दे दिया C2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन C2 माइनस C1, और टाइम कितना है, अभी के लिए हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ही लिखते हैं T1 T2, सो दैट विल बी T2 माइनस T1। वैल्यूज पुट करोगे, न्यूमेरिकली आपको वैल्यूज गिवन हो सकती है, मैंने अभी 5 और 15 पुट किया, यहाँ पे मान लो 4 और 2 था, यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट द आंसर। सो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ रेट के लिए यू विल सिंपली subtract the concentrations and subtract the time और divide। तो ये क्या बता रहा है मुझे, रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट के बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। सो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस समझना बहुत इजी है। मान लो आप वही सेम कार वाला एग्जांपल है, आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते आपके पास लाइक वो जो स्पीडोमीटर है वो ये तो नहीं बताता, एवरेज नहीं बताता, वो हमेशा आपको क्या बताता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे ही आपका ध्यान उस स्पीडोमीटर पे गया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप किस स्पीड से ड्राइव कर रहे थे, वो है आपकी क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो आपको ना टाइम दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज आपको दे दिया गया कि रिएक्शन को स्टार्ट हुए जब 10 मिनट हुए थे, उस टाइम पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या थी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इंस्टेंटेनियस रेट समझ आया, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उस टाइप पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जैसे मेरे पास उसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, समझ आई चीज, कैसे कैलकुलेट करना है, बस पेपर क्लियर। सिंपल क्या है, कोई भी चीज का कंसेप्ट समझो, अप्लाई कैसे करना है वो समझो, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, सो वी हियर हैव कंसंट्रेशन और यहाँ हमारे पास क्या है, टाइम, ठीक है। अगेन फिर कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज ही करेगी। आपको ना एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है इस टाइम टी पे। यहाँ पे कोई भी टाइम टी गिवन है, आपको इस पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो ये याद रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन किसी भी टाइम पे कैसे निकलेगा, उसका टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट है हमारे पास कोई ऐसी लाइन जो क्या करेगी, यहाँ से ऐसे इस एक्सिस, ये जो स्लोप है हमारा, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, दैट इज द टेंजेंट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ही टच करनी चाहिए। तो इस टेंजेंट से यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है ना, उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी कंसंट्रेशन आपको गिवन है उसको आपको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना कैसे, 10 मिनट पे, तो इसमें टी को पुट कर दो 10 मिनट। एक बार आप ये सारा समझ लो,
देन वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस आप डिस्कस करोगे तो आपको कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो वी हैव एवरेज रेट, वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट, लास्ट में वी हैव इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो लास्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज द इनिशियल रेट। इनिशियल एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इट सजेस्ट कि बिल्कुल रिएक्शन की स्टार्टिंग में, अब ये नहीं सोचना कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में तो कुछ रेट ही नहीं होगी। अरे स्टार्टिंग में तो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, और जब कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है तो रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट होती है। तो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आप ना किसी भी टाइम को बिगिनिंग मान सकते हो। जैसे अगर मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है तो मुझे अपनी हाइट, ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में उड़ के अपनी हाइट मेजर करूंगी, नहीं ना, हमेशा वी टेक अ रेफरेंस कि मुझे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर अपनी हाइट मेजर करनी है। तो जब हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कुछ मेजर करते हैं तो हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि मान लो अभी टाइम, लाइक लेट्स सपोज जो भी टाइम है आपके अराउंड, वो टाइम आपका रेफरेंस है, उसको आप मानोगे टाइम t इक्वल्स टू 0, उससे 10 मिनट बाद t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो सेम यहाँ पे भी वही है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। मतलब आपको कंसंट्रेशन ना कुछ भी गिवन है, आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट सम आंसर। उसमें आपको चेक करना है, ये भी पिछले वाले जैसा ही है। अगर तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो जिस टाइम पे वो रेट निकालनी है वो t पुट कर दो। अगर इनिशियल रेट निकालनी है तो टाइम को पुट कर दो t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, उस टाइम पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन आएगी दैट विल बी द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अभी तक हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज रेट, इनिशियल रेट एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस कि इनको कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इज, देखो क्वेश्चन लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम during the course of a reaction, during the course of a reaction is given as C is equal to, कैसे given है concentration, 2t square plus 5t plus 4. You have to calculate rate of reaction at t equals to 5 minutes, and B, you have to calculate initial rate of the reaction, initial rate of the reaction। तो अगर हम बात करें इनकी, देखो सिंपल क्वेश्चन रीड करना है पहले। कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की गिवन है, ये आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे ही रेट ऑफ द रिएक्शन वर्ड आपके माइंड में आया, आपको दिख रहा है सामने, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यही तो होती है हमारे पास रेट। तो यहाँ पे d बाई डी टी किसका, c का, c क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है वो सुन लो, जिसको डिफरेंस, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, कुछ मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे। तो जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए दिस इज वेरी इजी। मेडिकल बैकग्राउंड वालों को अगर डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ स्लाइड बिट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। देखो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं आती आपके एग्जाम में। टॉकिंग अबाउट दिस, सिंपल स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन से। मान लो मुझे क्या करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है x स्क्वायर को। तो डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और x रह जाएगा, x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2x। अब फर्दर मान लो मुझे 2x का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 2x है, डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू 2। तो कांस्टेंट है ना, 2 थोड़ी ना, 2 इज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट हमेशा हमारा क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। तो जब अब आपको क्या करना है, x को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है x के ही, तो पावर कितनी है 1,
पावर आ जाएगी आगे और x का क्या बन जाएगा, पावर में से 1 माइनस, सो इसका 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, जस्ट अ मिनट, ओके ऐसे ही अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, लाइक लेट्स सपोज यू हैव टू डिफरेंशिएट x रेज टू पावर 4, तो वो कितना हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा x क्यूब। ओके, सो सिंपली डिफरेंशिएशन में जो भी पावर है वो आगे, फिर पीछे पावर में से 1 माइनस, अगर कांस्टेंट है उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, अगर मुझे ये डिफरेंशिएशन करना है तो देखो 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर का क्या करो, पहले 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर में से बच जाएगा 2t प्लस 5t है, 5t का डिफरेंशिएशन 5 और 4 तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, सो द आंसर इज 4t प्लस 5। डीसी रेट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, रेट की वैल्यू आ गई मेरी 4t प्लस 5। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है 5 मिनट पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था t को क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, t को क्या पुट करोगे आप, 5 पुट करोगे, पुट करो आंसर निकालो। और नेक्स्ट वाले पार्ट में t को क्या पुट कर देंगे, क्योंकि इनिशियल रेट निकालनी है तो सब्स्टिट्यूट t एज 0 इन द सेकेंड पार्ट। देखो ये है ना, ए फर्स्ट पार्ट में वी हैव रेट इज इक्वल टू 4t प्लस 5, तो टाइम को क्या पुट कर दो 5, तो रेट कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 दैट इज 25। अब ऐसे 25 कभी भी आंसर नहीं होता, क्या आंसर होगा, यूनिट तो साथ में लिखनी पड़ेगी ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि शुगर खरीद के लानी है और मैं बोलूँ बाय 25 शुगर, अब वो 25 उसके जो क्यूब्स है, शुगर क्यूब्स है वो है, या 25 किलो है, 25 ग्राम्स है, वो नहीं पता तो फायदा क्या। इसीलिए हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का एक रूल है जो आपको आज से ही अपने माइंड में बिठा लेना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो यूनिट हमेशा साथ में। तो यहाँ पे क्या है, रेट, रेट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट, टाइम कैन बी, यहाँ पे मिनट में है तो मोल पर लीटर पर मिनट, ये आ जाएगा। तो रेट यहाँ पे कितनी आई, रेट इज 25 मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, आपको निकालनी है नेक्स्ट पे इनिशियल रेट। इनिशियल रेट के लिए क्या करेंगे, टाइम को 0 पुट कर देंगे, कर दो 0 पुट, यहाँ पुट कर दिया, वी हैव 4 0 प्लस 5 दैट इज 5 मोल पर लीटर मिनट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज, मतलब ऐसे आप कर सकते हो इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट को कैलकुलेट। ओके ओके, सो जो भी हमने पार्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमारे पास रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शंस के वे में हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, मतलब आपको ना कोई रिएक्शन है उस पर ये दिया हुआ है कि इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रेट निकालो। तो अब हम पढ़ेंगे इसको रिएक्शंस की टर्म में, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपको इस पार्ट से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा काइनेटिक्स से, बिकॉज ये पार्ट ऐसा है जो लाइक हर लेवल पे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका पर्टिकुलरली इसी लेवल पे, किसी भी लेवल पे का एग्जाम हो, ये टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपको उस एग्जाम में दिखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज वी हैव द रिएक्शन दैट इज A changes to B। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। एक बार ये लिखना आपको आ गया, ऐसी इक्वेशंस बनानी आ गई, तो ये थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री, सिर्फ काइनेटिक्स में नहीं, आपको हर जगह बहुत हेल्प करेगी। अभी क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, अब हमने वो टाइम लिया जब ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो अगर अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो एक ही कंसंट्रेशन दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो B कहाँ से आया, B 0 हो गया। आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज टाइम t, A नॉट की कंसंट्रेशन क्या हुई, x मोल्स कम हो गई। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन x मोल्स कम हुई तो B की कंसंट्रेशन x बनेगी, क्योंकि एक इसका मोल खत्म होने पे मुझे इसका 1 मोल मिल रहा है, इसके अगर 2 मोल खत्म होते 2, तो अगर x मोल खत्म हो रहे हैं तो इसके कितने मोल्स मिलेंगे, x। ये लिख लिया। अब देखो मुझे क्या बताना है, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट आपको स्टार्टिंग में बताया है, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
यही है। अब मुझे देखना है कि टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। तो पहले हम ए के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं। देखो अभी अगर मुझे निकालना है ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, तो दैट विल बी इस दिस कंसंट्रेशन माइनस दिस चेंज निकालना। पहले 5 थी, अब 2 हो गई, तो चेंज कितना आया? 2 - 5 3 का ही चेंज आया ना। तो सेम यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, dA/dt है क्या, dA/dt इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब d/dt इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, a0 - x माइनस a0, सो दैट इज इक्वल टू माइनस dx/dt। अभी के लिए हम इसको यहीं पे रख के छोड़ते हैं। ये आ गया मेरे पास क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मेरे पास एक इक्वालिटी आई, दैट इज दिस। ऐसे ही मुझे अब निकालना है b के टर्म्स में। देखो b के टर्म्स में निकालते हैं। b के टर्म्स में क्या है, dB/dt। dB/dt is change in concentration of T, that is x minus 0, that is what, dx/dt। अरे ये तो ये भी सेम आ गई, वहां पे भी dx/dt है, यहाँ पे भी dx/dt है, वहां माइनस है वहां प्लस है। क्यों माइनस प्लस है, किया ना हमने डिस्कस, क्योंकि a खत्म हो रहा है और b बन रहा है। सो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब आपको दिख रही है आपके सामने दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं क्लब और एक रिजल्ट बनाते हैं। अगर रिएक्शन मेरी इस टाइप की है जिसमें स्टोइशियोमेट्री दोनों की 1-1 है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या है रेट ऑफ द रिएक्शन, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद अ नेगेटिव साइन। माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिकम्पोज हो रहा है, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। This is the most important result of today's lecture, because इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं। ओके, अभी तो ना मैंने बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन ली थी। मैंने क्या करा था, इधर A लिया था और इधर B लिया था, स्टोइशियोमेट्री तो मैंने इन्वॉल्व करी नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शंस कंसीडर करेंगे जहाँ पे कुछ स्टोइशियोमेट्री इन्वॉल्व है। स्टोइशियोमेट्री इन्वॉल्व होने का मतलब A के 2 मोल्स रिएक्ट किए, A के 2 मोल्स रिएक्ट किए, तब जाके मुझे B का 1 मोल मिला। तो अब उससे ना सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। कैसे, स्टार्टिंग में तो सेम ही है, उसकी कंसंट्रेशन थी, उसकी कंसंट्रेशन 0। यहाँ पे क्या है, A के 2 मोल्स खत्म हुए, A के 2 मोल्स खत्म हुए, तब जाके मुझे B का 1 मोल मिला। वही तो होगा, जब जाके 2 A खत्म होंगे तभी तो मुझे 1 B मिलेगा। तो दिस इज द स्टोइशियोमेट्री। लाइक स्टोइशियोमेट्री हम ऐसे यूज करते हैं। आगे रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय टाइम। ये बिल्कुल सही है। अब आती है बात dA/dt की। dA/dt यहाँ पे क्या होगा, फिर से करना वही है, वैसे 2 आ जाएगा बीच में। dA/dt इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, a0 माइनस 2x माइनस a0। सो दैट इज व्हाट, दैट इज 2 माइनस बाहर आ गया dx/dt। क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, -2 dx/dt। और यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा। ओके, ये तो हमने A के लिए ही निकाला था। सो अब अगर इस केस में मैं बात करूँ, रेट इज इक्वल टू -2 dx/dt, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी ये नहीं लिखेंगे हम, बिकॉज हमें निकालना पड़ेगा कि इस केस में रेट कैसे है ना, स्टोइशियोमेट्री कैसे चेंज करती है इक्वेशंस को, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो ये आया, इसके बाद मैंने dA/dt देखा, मेरा इसके इक्वल आया। उसके बाद B के लिए कुछ चेंज नहीं, क्योंकि B की तो मैंने अभी भी स्टोइशियोमेट्री सेम ही लिया। एक बार B की स्टोइशियोमेट्री चेंज करके देखें। चलो अब हम क्या करते हैं, B की स्टोइशियोमेट्री भी चेंज करते हैं। इसको भी 3 लिखते हैं, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। वी हैव चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। B की चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, d/dt 3x माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 3 dx/dt। ठीक है, अब देखो ये रेट है ये, और इधर है रेट ये। अब ना आपको क्या करना है, यहाँ से dx/dt निकालना है, दैट इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, dx/dt निकालना है। ये निकाला क्या है हमने, दैट इज इक्वल टू dA/dt।
ये dx बाई dt निकालने के लिए क्या ये -1/2 इधर आ जाएगा? यू जस्ट हैव टू राइट डाउन, जस्ट अ मिनट। क्या बना मेरे पास? dA बाई dt इज इक्वल टू -2। तो अगर मुझे ये निकालना हो dx बाई dt, यहाँ से कितना आ जाएगा? -1/2 dA बाई dt। और अगर मुझे यहाँ से dx बाई dt निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो, यू विल गेट 1/3 dB बाई dt। ठीक है, अब देखो जरा, अब जो मैं रिजल्ट लिखने जा रही हूँ ना, दैट यू हैव टू लाइक, दैट मस्ट बी ऑन योर टिप्स, बिकॉज अगर उसमें एक भी पॉइंट इधर का उधर किया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कैसे? आप देखो, जो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो वो क्या है यहाँ से? दैट इज इक्वल टू -1/2 dA बाई dt। रेट तो dx बाई dt के इक्वल होना था, और वो किसके इक्वल है? a की टर्म्स में ये, और b की टर्म्स में इट इज +1/3 dB बाई dt। अब ये जो, अगर आपको कुछ भी और याद नहीं रखना ना, ये निकाला, बिकॉज हमारा ना पेपर कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं है कि आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि लाइक डिराइव करके बताओ एक्सप्रेशन, नहीं ना। आपको एग्जाम में आने MCQs, और जब एग्जाम में आपके पास MCQs आने हैं तो उस केस में आपको फाइनल रिजल्ट्स भी याद रखोगे, इवन दैट विल बी इनफ। तो अभी आपको सिर्फ याद क्या रखने में वो पार्ट बता रही हूँ। देखो, ठीक है क्या? अगर मेरी रिएक्शन है इस टाइप की, अगर मेरी जो रिएक्शन है वो इस टाइप की, दैट इज 2A चेंजेस टू 3B, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट क्या होगा? -1/2 dA बाई dt +1/3 dB बाई dt। ये होगा हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन। स्टोइचियोमेट्री का समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? स्टोइचियोमेट्री जा रही है डिवाइड में। ठीक है, अभी देखो ना, अभी तक अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, नहीं किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हार्डवर्क, तो दैट इज लाइक द की टू सक्सेस। वो तो आपको करना ही करना है, बट ना अगर आप सिर्फ हार्डवर्क ही किए जा रहे हो और उसके साथ कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज लेवल का वैसा एग्जाम है थ्योरेटिकल, उसमें आप 99% भी स्कोर कर सकते हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा काम। अब वो स्मार्ट काम क्या है? देखो, अभी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ओके। अभी तो एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है। सोचो जब पूरा कोर्स हो जाएगा, आपके पास सिर्फ फिजिकल की इतनी सारी यूनिट्स है, वैसे ही ऑर्गेनिक है, वैसे ही इनऑर्गेनिक है, रिवाइज कैसे करोगे आप बार बार, है ना? बहुत मुश्किल हो जाता है इतना सारा सिलेबस एक साथ रिवाइज करना। और फायदा ही क्या, आपका पेपर 15 किसी भी मंथ की रैंडम डेट 15 को है, आपका सिलेबस 15 दिन में रिवाइज हो रहा है लास्ट टाइम। तो जो चीज़ आपने फर्स्ट डेट को पढ़ी थी वो तो 15 को याद नहीं रहेगी, है ना? तो इसलिए हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए नोट्स बना रहे हो ना, अपने पास 2 कलर्ड पेन रखना। 2 कलर्ड पेन में क्या है, मैंने ये पूरा डिराइव करा दिया, नोटेड डाउन, नोट करने में कुछ नहीं है, नोट करना है अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आपको हर एक पार्ट में ये बताऊंगी कि बाकी सारा जितना ये पार्ट यू कैन लीव, दिस इज द पार्ट। जैसे अभी मैंने इतनी डेरिवेशन कराई, सब छोड़ दो, समझना जरूरी है एक बार। अगर मैं सीधा ही आपको रिजल्ट लिखवा दूंगी तो आप बोलोगे 2 कहाँ से आ गया, ये 3 कहाँ से आ गया। पहले चीज़ों को समझो, फिर उनको क्या करो, छोड़ दो कि हाँ ठीक है इसको मुझे समझ आया, बट मुझे इसको बार बार हर बार इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे मेरा फाइनल रिजल्ट चाहिए। सोचो अगर इतना सारा लेक्चर है उसमें से मैं आपको लाइक ऐसे यू कैन से एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें बता दूँ कि ये 4 चीज़ें पढ़ लो, आज का लेक्चर इसी में कवर हो जाएगा। सो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे अलग से टाइम कंज्यूमिंग है, वो फिर अलग से क्यों टाइम देना। आप क्या करो, एक कलर पेन लो, अभी जो आपने ये पूरा आर्टिकल लिखा है उसमें आपको इस रिएक्शन को सर्कल करना है कि अगर रिएक्शन ऐसी है तो उसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसा है, बस बात खत्म। ठीक है, अगर इतना ही याद है आपको, सो दैट विल बी इनफ। तो अगर मेरे पास रिएक्शन इस टाइप की है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन यूजिंग दिस इक्वेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में या तो आपको पूछा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन, लिखा है फॉर्मूला आपके सामने, या तो आपके सामने आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या है, तो रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ से देखो ना, अगर रेट पता होगी तो dB/dt निकल जाएगा। क्या है चेंज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज dB/dt। सो dB/dt इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेट। तो अगर रेट गिवन होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर वर्ड यूज किया जाता है रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, डिकम्पोज कौन होगा, रिएक्टेंट। सो दैट इज इक्वल टू dA/dt। तो अरे इस ये दी दो ये इक्वेशन, यहाँ से देखो dA/dt कितना होगा, dA/dt विल बी 2 टाइम्स द रेट। तो रिएक्शन अगर ये होगी तभी ट्वाइस 2 टाइम्स द रेट। सो ये जो बोर्ड पे फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, इतना सा भी कर लो, बाकी ये जो पूरा डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है। तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, इक्वेशन ये है, ये लिखो, उससे जो निकालना है वो निकाल लो। ओके ठीक है, अभी आपने पिछला टॉपिक किया, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं जिससे आप ना बहुत इजीली लाइक आपको पता चल जाए पेपर में क्वेश्चन देखते ही कि ये अप्रोच लगानी है मुझे इस क्वेश्चन में। ओके सो कुछ भी रिएक्शन लिख लेते हैं हम रेंडमली। लेट्स सपोज 4A + 5B चेंजेस टू 3C। ये रिएक्शन है, रेट का एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू -1/4 dA/dt। क्यों आया माइनस, क्योंकि ये तो खत्म हो रहा है, -1/5 dB/dt। और अगर C की बात करें दैट इज +1/3 dC/dt। अगर आपको पूछ लिया जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दैट इज इक्वल टू dC/dt, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेट। ओके कभी कभी ना ऐसा भी नहीं है हमेशा रेट ही गिवन होती है, कभी कभी मान लो आपको ये गिवन हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ B इज दिस, तो C निकालो। तो आप कोई भी इक्वालिटी को इक्वेट कर सकते हो, मान लो जो भी गिवन है। अभी वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस, तो अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज बनाने सीखो कि ऐसे हमें फॉर्मूला बनाना है। रेट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा -1/SA। अगर मैं कोई भी जनरल रिएक्शन लिखूँ, जनरल रिएक्शन मतलब अगर मैं कोई भी लाइक ऐसे रिएक्शन लिखूँ जो एक्चुअल में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दीज आर सम जनरल रिएक्शंस। जैसे मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, कौन सी, अमोनिया की फॉर्मेशन ही कर लेते हैं, दैट इज 2NH3। इसके लिए ना आपको लिखना है रेट का एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू -1/2 dNH3/dt। ओके दैट इज इक्वल टू 1 का तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 ही है। तो क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ N2 +1/3 d/dt ऑफ H2। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऐसे इस वे से आप कर सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट। ओके अब इससे ही मैं आपको क्वेश्चन बनाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, गिवन द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऊपर वाली ही है, गिवन द रिएक्शन फॉर विच द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 is मोल पर लीटर पर मिनट। कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ N2। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगी, बट बेटर इट विल बी अगर आप पहले टर्न में ही इसको खुद से सॉल्व कर लो। ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो आई एम श्योर आपने एक बार ट्राई तो करा होगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो उसके बाद आई एम सॉल्विंग दिस, देन यू कैन सिंपली मैच योर आंसर। क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन गिवन है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अब बस देखो इतना तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो हर एक टॉपिक में ना मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगी कि गलती से भी ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो मिस्टेक्स रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन रेट ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ H2। कितना गिवन था, 5 × 10⁻⁵, just a minute let me check, the question was yeah it is 5 × 10⁻3, 5 × 10⁻3 मोल पर लीटर मिनट। अब पुट क्या करना है, बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स ना इसको पूरे को पुट कर देते हैं, ये पूरे को 5 × 10⁻3 पुट कर देते हैं। अरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो सही, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये सॉरी ये गिवन है, निकालना नहीं है, निकालना तो बाद में है, ये गिवन है। क्या गिवन है हमें, d/dt ऑफ H2 वी हैव 5 × 10⁻3, ठीक है। तो ये गिवन है, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन, निकालना था सबसे पहले। क्वेश्चन वाज कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू 1/3 d/dt, उसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻3। सो आंसर कितना आ गया 5/3 × 10⁻3। इसको सॉल्व करना है एज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में ना, कभी कभी ऐसे ही देके छोड़ दिया होता है, अगर नहीं है तो यू कैन सॉल्व, दैट विल बी 1.66 × 10⁻3। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए ये गिवन है, ये निकालना है, बाकी सारा कुछ बीच में से कर दो डिलीट, जो चाहिए बस उसको रख लो, ठीक है। तो देखो ये क्या गिवन है, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट dNH3/dt, 2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे, dH2 ये कितना गिवन, ये वैल्यू गिवन थी ना, कितनी 5 × 10⁻3। सो द आंसर इज, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 10/3 × 10⁻, ठीक है। आंसर क्या आएगा 10/3 × 10⁻3, मतलब दैट इज 1.33। क्लियर। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, यू हैव टू कैलकुलेट, लास्ट में you have to calculate rate of formation of N2, rate of formation of N2 you have to calculate d/dt of N2। तो बस अब ये निकालना है, ये गिवन है, तब इसको पुट कर दो, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 मतलब क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट d/dt ऑफ N2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ दिस वैल्यू, दिस इज गिवन 5 × 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, 5/3 कितना होता है 1. डायरेक्टली भी कर सकते थे, सीधा निकालने की भी जरूरत ही थी वैसे तो, सीधा दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो तो हमने पिछले पार्ट में निकाल ली है फर्स्ट पार्ट में। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व। मैंने ना एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ इंक्लूड कर दिया, मतलब पेपर में क्या होगा, इधर रेट पूछ लिया जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछ लिया जाएगा, मैंने सब कुछ इसी क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। अब आपका काम क्या है, आपको इस वीडियो को देखना है, उसके बाद जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसमें से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है, एंड देन जस्ट आपको एक बार उन्हें सॉल्व करना है और फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।